नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस यूट्यूब चैनल पर। मैं एडवोकेट अनिकेत श्रीधर मौर्य। आज हमारा विषय है ईडी की गिरफ्तारी की शक्तियाँ और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णय जो दिया हुआ है उस बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें ईडी द्वारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अरेस्ट किया गया हुआ है। किस एक्ट में? तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया हुआ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी जो कार्य करती है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्य करती है। तो उस वक्त जो ईडी को गिरफ्तारी की शक्तियाँ दी गई थी वो 27 जुलाई 2022 को हमारे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बरकरार रखा गया था। उसके बाद 22 अगस्त 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने 27 जुलाई 2022 के फैसले की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की गई हुई थी, उसे स्वीकार कर लिया। यानी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 27 जुलाई 2022 को न्याय निर्णय था, उसमें ईडी के अरेस्टिंग पावर्स को बरकरार रखा हुआ था। उसी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रकरण में याचिका दायर होती है। उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वीकृत करता है, उस याचिका को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के बारे में दो महत्वपूर्ण बातें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कही है। उसमें सबसे पहली बात, जैसे कि क्रिमिनल मैटर्स में जो भी आरोपी होते हैं उन्हें चार्जशीट पुलिस द्वारा दी जाती है, जिसमें आरोपी के ऊपर कौन सा मुकदमा दायर हुआ है, मुकदमे में कौन से सबूत उसके खिलाफ दर्ज किए गए हुए हैं, यानी कि पूरी चार्जशीट उसके खिलाफ जो है वो सारे पेपर आरोपी को दिए जाते हैं, उसमें वो अपना बचाव कर सके, वो सत्यता माननीय न्यायालय में दे सके। तो उस एक बात में बताया गया हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचना रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान न करने का निर्दोषता की और दूसरा निर्दोषता की धारणा को उलटना। देखिए, ये दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो इस एक्ट में होने चाहिए। पहली, एक जो आरोपी है उसके खिलाफ ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जो चार्जशीट बना रही है, उसे एक प्रत आरोपी को देनी चाहिए। और दूसरी बात यह धारणा है कि देखिए, किसी भी कानूनी प्रक्रिया में अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होती है तो उसे आरोपी कहा जाता है, उसे गुनहगार माना नहीं जाता है, उसे आरोपी कहा जाता है। जिस वक्त उसके खिलाफ कोई भी सबूत माननीय न्यायालय में पेश होते हैं, उसके बाद वो पेश सबूतों के आधार पर जिस वक्त न्यायालय में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने, पूरा न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद, उसके विटनेसेस होने के बाद जिस वक्त माननीय न्यायालय न्याय निर्णय देता है कि यह व्यक्ति सच में जो भी उसके खिलाफ आरोप है वो सिद्ध होते हैं, उस वक्त उसे गुनहगार माना जाता है। तो इस मैटर में निर्दोषता की धारणा को उलटना, यानी किसी भी के भी खिलाफ अगर कोई भी शिकायत दर्ज हो तो उसे अपराधी निर्दोषता की धारणा, इसका मानना, यह एक महत्वपूर्ण विचार इस पर महत्वपूर्ण पुनर्विचार की आवश्यकता माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मैटर में, इस याचिका में कहा गया है। देखिए, यह महत्वपूर्ण एक फैसला है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी पुलिस अधिकारियों के समकक्ष नहीं है। देखिए, पुलिस ऑफिसर्स जो क्रिमिनल मैटर्स हैंडल करते हैं, जिसमें जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, ग्रेव
काइंड के मैटर्स होते हैं उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर नहीं सकती। तो इसी प्रकार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना, यह एक महत्वपूर्ण बात इस न्याय निर्णय में माननीय न्यायालय ने जो याचिका पेश की गई थी वी सेंथेली बालाजी और छत्तीसगढ़ विरुद्ध छत्तीसगढ़, यह शराब सिंडिकेट का मामला था। उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में दो महत्वपूर्ण न्याय निर्णय दिए थे। देखिए, जैसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया हुआ है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात इस माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय से हम सभी को और ख़ास करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जिन्हें भी नोटिस इशू किया जाता है उनके लिए ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कोई भी नोटिस इशू होता है तो उस नोटिस के बारे में प्रॉपर रिप्लाई देना हमारी जिम्मेदारी रहती है कि आपके खिलाफ कोई भी आरोप हो, उस आरोप का जो भी है डिटेल रिप्लाई आपको उस एजेंसी को देनी चाहिए। ये पहली बात महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर एक राज्य के सीएम को अरेस्ट करती है और सालों बाद यह पता चलेगा कि या फिर माननीय न्यायालय के न्याय निर्णय में यह बात साबित हो जाएगी कि अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी प्रकार का उनका इन्वॉल्वमेंट इस मैटर में है या नहीं है, अगर होगा तो ये अरेस्ट सही होगा। अगर उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में यह साबित नहीं होगा कि उन्होंने किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट इस मैटर में उनका नहीं है, तो फिर उनके अधिकार का हनन यानी कि यही निर्दोषता की धारणा का हनन हो जाएगा। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर निर्दोषता की धारणा के ऊपर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई है। क्योंकि देखिए, किसी भी माननीय न्यायालय में जिस वक्त बेल एप्लीकेशन दायर होता है तो उस वक्त इसी आधार पर बहुत से आरोपियों को बेल मिल जाती है, जो कि अगर कोई भी आरोपी है जिस आरोपी का किसी क्राइम में किसी भी मैटर में इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है और फिर भी उसे अरेस्ट किया जाए और उसके अरेस्ट के बाद बहुत सी समस्या का सामना उस आरोपी को करना पड़े, तो यह कानून नहीं चाहता है। तो इसलिए निर्दोषता की धारणा आरोपी को आरोपी कहा गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस बारे में कानूनी प्रक्रिया चलती है, उसके बाद माननीय न्यायालय उचित न्याय निर्णय देता है। तो यह जो एजेंसी है उसके द्वारा अरेस्ट किया जाना और एक राज्य का कारभार रुक जाना, वह एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल जी अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं तो यह महत्वपूर्ण न्याय निर्णय जो है उनके मैटर में उन्हें ये महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2022 को 27 जुलाई 2022 को वी सेंथेली बालाजी और छत्तीसगढ़ सरकार के विरुद्ध जो याचिका दायर की थी, जो शराब सिंडिकेट से रिलेटेड याचिका थी, तो यह याचिका और जो अभी केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी ने समन्स जारी करके उन्हें अरेस्ट किया हुआ है, उसमें यह न्याय निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा।